बहुलक के अंदर बहुलक बहुलक किसे कहते हैं? जहां आवर्ती सर्वाधिक होती है, जहां आवर्ती सर्वाधिक होती है वो बहुलक मान होता है। जैसे अपन देख रहे थे, जैसे 2, 4, 4, 6, 8, 10 और 12, इनमें देख रहे थे कि 3 इधर है संख्या और 3 इधर है, तो ये माध्यिका थी, ये माध्यिका थी। लेकिन यहां पर की आवर्ती सर्वाधिक, आवर्ती जो है वो सर्वाधिक है, वो बहुलक मूल्य कहलाता है। आवर्ती जहां पर सर्वाधिक होती है वो बहुलक मूल्य कहलाता है। तो ये इसकी भी स्थिति है कि यहाँ सर्वाधिक आवर्ती है इसलिए ये बहुलक है। तो पहला तो स्थिति संबंधी केंद्रीय मूल्य है। और जहां आवर्ती सर्वाधिक होती है वहां पर कौन सा केंद्रीय मूल्य प्राप्त होता है? बहुलक। तो दूसरी बात यह आ गई कि आवर्ती को महत्व दिया जाता है, आवर्ती को महत्व दिया जाता है बहुलक के अंदर। स्थिति संबंधी माध्य है। फिर चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं होता है। अब यहां पर चाहे आप 124 लिख दो, चाहे 1240 लिख दो, तो भी आवर्ती इनकी है। जिसकी आवर्ती ज्यादा है वो बहुलक ही है। इसलिए चरम मूल्यों से ये प्रभावित नहीं होता है। ठीक है। अधूरे आंकड़ों में भी बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। यहां पे अपन लिख दे कि x कोई संख्या है, अब वो 8 से लेकर 1240 के बीच में कहीं पर भी हो सकती है। तो इसका मतलब अधूरे आंकड़ों में भी ये ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन कौन सा केंद्रीय मूल्य ज्ञात नहीं किया जा सकता? समांतर माध्य ज्ञात नहीं किया सकता। माध्यिका भी ज्ञात की जा सकती है, जैसे माध्यिका छह चेंज नहीं होगी, बहुलक है चेंज नहीं हो रहा है। यदि यहां पर अपन 8 लिख दिया तो चेंज होगा, बाकी नहीं होगा। यदि कोई और संख्या सेम लिखेंगे तो ही चेंज होगा, बाकी नहीं होगा। तो ये अधूरे आंकड़ों में भी ज्ञात किया जा सकता है। तो स्थिति संबंधी माध्य है। आवर्ती जहां पर सर्वाधिक होती है वहां पर बहुलक प्राप्त होता है। अधूरे आंकड़ों में भी ये प्राप्त किया जा सकता है। चरम मूल्यों का इस पे न्यूनतम प्रभाव पड़ता है, या सीमांत मूल्यों और चरम मूल्यों से ये प्रभावित नहीं होता है। फिर अपन बात कर रहे थे बीज गणितीय आकलन में ये उपयोगी नहीं है। बीज गणितीय आकलन में भी जैसे अपने पास में ये बहुलक आ गया 4 और ये संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, तो अपन इनको गुणा करेंगे तो इन सभी संख्याओं का योग अपने पास में नहीं आएगा। तो बीज गणितीय आकलन में दो ही में नहीं होता है, एक तो माध्यिका में और एक बहुलक में। समांतर माध्य में बीज गणितीय आकलन किया जा सकता है। तो बीज गणितीय आकलन का इसमें उपयोग नहीं होता है। तो जैसे समान माध्यिका में अपन पढ़ रहे थे कि इसका उपयोग किसमें किया जाता है? गुणात्मक अध्ययन में, बौद्धिक स्तर नापने में, सुंदरता मापने में, कोई भी गुणात्मक अध्ययन कर रहे हो आप, उसमें माध्यिका का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ करेंगे अपन? व्यापार के अंदर। जैसे आपने कोई दुकान खोली है और दुकान के अंदर जैसे मानो कि आप जूते की दुकान खोली है, तो दुकान के अंदर जो ज्यादा बिक रहा है औसतन अपन देखते हैं लड़कों के 9 नंबर पे है वो औसतन रहता है। तो उस आप दुकान खोल ली और आप 9 नंबर के जूते ज्यादा नहीं रखे, 13 नंबर के ज्यादा रख रहे हो, तो आपकी दुकान में भीड़ रहेगी। वो काम का माल नहीं है, कम बिकने वाला माल है, आप ज्यादा रख रहे हो। तो ऐसी चीजें जहां पर जिसकी आवर्ती ज्यादा है उसी का उपयोग लेना है, तो वहां पर कौन सा होगा? बहुलक। जैसे मौसम संबंधी अनुमान भी बहुलक से ही लगाए जाएंगे। मौसम संबंधी अनुमान है वो भी कहां पर आए? उसे लेंगे बहुलक से। अब ये अनिश्चित माप है। अनिश्चित माप कैसे है? अब जैसे मान लिया कि मैंने यहां से एक संख्या हटा दी, अब ये कौन सा है? बहुलक नहीं है ना।
या मैंने यहां पर 6 लिख दिया और यहाँ पे 4 लिख दिया, अब 2 बहुलक हो गए। और यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया, 3 बहुलक हो गए। और यहाँ पे मैंने 2 और लिख दिया तो और बहुलक हो गए। तो बहुलक, अब किसको बहुलक हो गए? तो क्या है? अनिश्चित माप है, हमेशा नहीं ज्ञात किया जा सकता, हमेशा नहीं ज्ञात किया जा सकता है। तो अनिश्चित है। समांतर माध्य और माध्यिका हमेशा ज्ञात किया जा सकता है, वो निश्चित मान है। और ये हमेशा ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब मानो इसमें आप माध्यिका ज्ञात करना चाह रहे हो तो माध्यिका भी कोई ना कोई संख्या बीच में आ जाएगी। जैसे मान लिया कि 4 संख्या इधर ले लेंगे और 4 इधर ले लेंगे तो ये 6 अपने आप ही माध्यिका हो जाएगी। तो माध्यिका ज्ञात की जा सकती है, समांतर माध्य ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन अब यहाँ बहुलक कोई निश्चित नहीं है, इसलिए ये अनिश्चित माप है। फिर बहुलक यदि आपके पास में व्यक्तिगत श्रेणी है तो उसको खंडित श्रेणी में बदल सकते हैं और उसी को वर्गीकृत श्रेणी में भी बदल सकते हैं। भी बहुलक ज्ञात करने के लिए कोई भी अपन माध्यिका ज्ञात कर रहे हैं, चाहे समांतर माध्य ज्ञात कर रहे हैं, आंकड़े दिए हुए हैं। जैसे क्लास में 100 या 200 लड़के हैं, उनके नंबरिंग दी हुई है कि किसी के 5 नंबर आए, किसी का 8 नंबर आए 100 में से, तो अपन उनको वर्गों में बांट लिए कि 0 से 10 तक इतने लड़के थे, 10 से 20 तक इतने लड़के थे, 30 से 40 तक इतने थे। तो इस प्रकार विभाजित कर सकते हैं। पहले तो जो व्यक्तिगत आंकड़े हैं उनको खंडित श्रेणी में भी बदल सकते हैं और वर्गीकृत श्रेणी में भी बदल सकते हैं। जैसे मान लिया कि 100 में से आप नंबर दे रहे हो और 2 लड़के ऐसे थे जिनके 4 नंबर आए और 2 लड़के ऐसे थे जिनके 14 नंबर आए। मानो 2 लड़के ऐसे थे जिनके 26 और 26 आए। फिर या मान लिया कि यहाँ पे मैं 4 और 14 26 की जगह चेंज कर लेता हूं, यहाँ 6 आए, यहाँ 16 आए, या यहाँ 24 आए, और यहाँ पे 35 और 38 आए, फिर 46 और 48 है। तो आप इसको व्यक्तिगत श्रेणी को कोई भी मान नहीं है, तो अब आप इसको क्या कर सकते हो? पहले तो खंडित श्रेणी में भी विभाजित कर सकते हो कि 4 की आवृत्ति 1 है तो इसमें तो बदलने की आवश्यकता नहीं। तो वर्गीकृत श्रेणी में 0 से 10 तक 2 है, 10 से 20 तक 2 है, 30 से 40 तक 2 है, 40 से 50 तक 2 है। इस प्रकार अपन 4 है। तो अब मैं ये माना हूं अपन जो भी है खंडित श्रेणी बनाते हैं चाहे वर्गीकृत श्रेणी बनाते हैं, वो बढ़ती किससे है? व्यक्तिगत श्रेणी से ही बढ़ती है। इसलिए इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए कि व्यक्तिगत श्रेणी से बहुलक ज्ञात करने की क्या विधियां? व्यक्तिगत श्रेणी से बहुलक ज्ञात करने के लिए उसको खंडित श्रेणी में भी बदल सकते हैं और व्यक्तिगत श्रेणी को वर्गीकृत में बदल के भी बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। मतलब जो भी श्रेणियां होती है वर्गीकृत और खंडित, वो पहले मूल क्या होती है? व्यक्तिगत श्रेणी ही होती है, व्यक्तिगत श्रेणी ही होती है। तो मूल रूप से वो व्यक्तिगत ही होती है। तो आप मानो कि इनमें आप वर्गीकृत ले रहे हो तो किसी में भी आप जो व्यक्तिगत श्रेणी दिए उनको खंडित में भी बदल सकते हैं और उनको मान लिया कि यहाँ पे जैसे 2 कोई संख्या सेम कर दें, 6 कर दें, तो अब आपको खंडित में बदलना है और यहाँ पे 3 संख्या और सेम करते हैं तो उनको खंडित में भी बदल सकते हैं। जैसे खंडित में कैसे? जैसे मान लिया कि मैं 4 4 6 6 6 8 8 और 9 ये संख्याएं हैं, तो आप इसको खंडित में बदलोगे तो 4 आवर्ती कितनी है? 2 बार। 6 की आवर्ती कितनी है? 3 बार। 8 की आवर्ती कितनी है? 2 बार। और 9 की आवर्ती कितनी है? 1 बार। तो ये इसका क्या हो गया? ये व्यक्तिगत श्रेणी थी और इस व्यक्तिगत श्रेणी को किस में बदल दिया है? खंडित श्रेणी में बदल दिया है। तो कोई भी
खंडित श्रेणी होती है या वर्गीकृत श्रेणी होती है, वो मूल रूप से किस प्रकार की श्रेणी है? व्यक्तिगत ही है। तो व्यक्तिगत श्रेणी से यदि आप बहुलक ज्ञात करते हो तो उस व्यक्तिगत श्रेणी को आप खंडित श्रेणी में बदल के ज्ञात कर सकते हो, वर्गीकृत श्रेणी में भी बदल के ज्ञात कर सकते हो। तीसरा है कि उस व्यक्तिगत श्रेणी का पहले आप समांतर माध्य ज्ञात कर लो और उसी का आप माध्यिका ज्ञात कर लो। तो समांतर माध्य और माध्यिका ज्ञात की हुई है तो जैसे अपन आगे पढ़ेंगे z बराबर 3m-2x से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन आपको कहीं दिया हुआ है या आया हुआ है एग्जाम में कि यदि बहुलक है तो बहुलक में व्यक्तिगत श्रेणी दी हुई है तो उससे आप बहुलक ज्ञात करना चाहते हो तो किस प्रकार ज्ञात करोगे? तो एक तो उसको खंडित श्रेणी में बदल के, खंडित श्रेणी में बदला तभी तो अपने को पता चला ना इसकी आवर्ती ज्यादा 6 की आवर्ती है, बहुलक 6 है। यहाँ पे एक वर्गीकृत श्रेणी में बदल के अपन आगे याद करके देखेंगे। तीसरा, उनको व्यक्तिगत श्रेणी से आपने माध्यिका ज्ञात कर दी और माध्य ज्ञात कर लिया तो उस सूत्र के द्वारा आप क्या ज्ञात कर सकते हो? बहुलक। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकता है कि यदि व्यक्तिगत श्रेणी में जो आंकड़े दिए हुए हैं तो उनका बहुलक ज्ञात करना है तो कौन कौन सी विधि का प्रयोग किया जाएगा? तो क्या हुआ? मान ज्ञात करना। हाँ, मान भी दे सकते हैं कोई, अभी उनपे भी बात ये कि दोनों का मान दिया और तीसरा ज्ञात करने में, वो आगे अपन देखेंगे। लेकिन अपन इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान देके तो आता है, हर एग्जाम में आता है कि 2 का मान दे देते हैं, तीसरे का निकालना हो। लेकिन डायरेक्ट अब लाइन के रूप में, शब्दों के रूप में यदि देखा जाए कथन के रूप में, तो इस प्रकार की 3 कथन बना के दे सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि बहुलक ज्ञात करने की, जैसे खंडित है, व्यक्तिगत श्रेणी है और वर्गीकृत श्रेणी है, इनमें 2 विधियां काम में ली जाती। 2 व्यक्तिगत श्रेणी को से बहुलक ज्ञात करने के लिए उसको या तो खंडित में बदलना है या वर्गीकृत में बदलना है। तो इस वर्गीकृत और जो खंडित श्रेणी है उसमें बहुलक ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। कौन कौन सी है? ये बार बार क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। खंडित श्रेणी और वर्गीकृत श्रेणी से बहुलक ज्ञात करने की कौन सी 2 विधियां? निरीक्षण और समूहन। कई जगह आपको एग्जाम में मिलेगा निरीक्षण विधि और समूहन विधि के द्वारा बहुलक ज्ञात किया जाता है, चाहे वर्गीकृत आंकड़े हैं या समूहन है। अब कहां पर निरीक्षण विधि काम में लेनी है, कहां पर समूहन विधि काम में लेनी है, वो अपने विवेक पे निर्भर है। बहुलक ज्ञात करने के लिए खंडित श्रेणी में दिए हुए आंकड़े और वर्गीकृत में दिए हुए हैं तो निरीक्षण विधि के द्वारा भी बहुलक ज्ञात किया जाता है और समूहन विधि के द्वारा भी बहुलक ज्ञात किया जाता है। जैसे मैं लिख रहा हूं खंडित श्रेणी में 2, 4, 6, 8, 10, इनकी आवर्ती लिख रहा हूं 2, 4, 6, 4 और 2। अब यहां पर बहुलक निरीक्षण से अपने को देखने मात्र से निरीक्षण किया और पता चल गया, निरीक्षण से पता चल गया ना कि ये इसका बहुलक है। अपन ने लिख दिया कि निरीक्षण के द्वारा लिख दिया कि बहुलक 6 है, तो ये तो होगी इसकी निरीक्षण विधि। ऐसा ही वर्गीकृत आंकड़ों में भी अपन करेंगे निरीक्षण विधि। और दूसरा है समूहन विधि। अब मैं समूहन विधि की बात कर रहा हूं। जैसे बीस में से आप नंबर आए हैं लड़कों के और वो नंबर है, जैसे 2 नंबर आने वाले लड़के 4, 6 नंबर आने वाले, 4 नंबर आने वाले 8 लड़के हैं, 6 नंबर आने वाले 10 लड़के हैं, 8 नंबर आने वाले
14 लड़के हैं। 10 नंबर आने वाले 12 हैं, ये 10 है, यहाँ पे 14 नंबर आने वाले 4 है, और 16 नंबर आने वाले 16 लड़के हैं, और 18 नंबर आने वाले 2 हैं। अब निरीक्षण से अपने को पता चल रहा है कि बहुलक 16 है, लेकिन बहुलक 16 नहीं है, बहुलक 16 नहीं आएगा। अब यहां पर देखो कि इसके आगे पीछे वाले का योग भी देखना होता है, उससे आगे पीछे वाले का भी योग देखना होता है। यहां देखो 3 का योग ज्यादा हो रहा है, यहां 3 का योग देखो कम हो रहा है। मैं यहाँ पे और थोड़ी सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे 8 ही लिख देता हूं, ताकि आपको और आगे समझने में दिक्कत नहीं है। उसके आसपास के आंकड़े भी देखना है। यहाँ पर सर्वाधिक आवृत्ति किस पर आएगी, तो वो देखने के लिए आपको कौन सी विधि काम में लेंगे, सम्मोहन विधि काम में लेते हैं, जिसमें जैसे पहले 2x2 करते हैं, 2-2 के गैप बनाते हैं इस प्रकार, फिर एक छोड़ के 2x2 किया जाता है, फिर 3x3 किया जाता है, फिर एक छोड़ के 3x3, और फिर 2 छोड़ के 3x3, मतलब 3 इनको 3-3 के जोड़े बनाने हैं। और फिर यहाँ पे टेली मार की आवर्ती लिखनी है कि कितनी आवर्ती है। तो इनमें सबसे ज्यादा आवर्ती, जैसे इसकी लिख दी कि 16 की सबसे ज्यादा आवर्ती है, यहीं से आवर्ती वो टेली चिन्ह लगाना स्टार्ट कर दिया जाता है। फिर अब 2 का योग इनका कितना हुआ, 12, इनका योग 24, इनका योग 20, इनका योग 20, और नीचे जोड़ा नहीं बन रहा है। तो अब जहां पर जिस जोड़े के सामने सर्वाधिक आवर्ती है उसके सामने एक चिन्ह लगाना है, टेली चिन्ह लगाना है। तो 6 और 8 के सामने टेली चिन्ह लगाना है, इन दोनों के सामने ही एक एक टेली चिन्ह लगाना है। फिर एक छोड़ के 2-2 का जोड़ा बनाना है। तो एक छोड़ दिया, 10 और 8 कितने हो गए, 18, फिर 14 और 12 26, 8 और 4 12, 16 और 2 18। अब देखो इनमें सर्वाधिक किसकी आ रही है, 26, किन का योग है, तो ये किसके सामने, 8 और 10। तो 8 के सामने अपन ने पहले भी लाइन लगाई थी, अब भी लाइन लगा देते हैं और एक नीचे लगा देते हैं। अब ऐसे ही 3-3 के जोड़े बनाने हैं, ये 3-3 के जोड़े बनाने हैं अपने को। तो पहले 3 के का योग कितना हो गया, 22, नीचे वाले 3 का जोड़ा बनाते हैं तो 14, 12 26 और 8 34, और नीचे वाले 3 का जोड़ा 22। अब देखो इनमें सबसे ज्यादा आवर्ती 34 की है, वो किन के हैं, 8 10 और 12, 8 10 और 12। 8 के सामने एक लाइन खींची, 10 के सामने एक लाइन खींची, इसके सामने एक लाइन खींची, ठीक है। अब फिर एक छोड़ के 3-3 के जोड़े बनाओ, देखें एक संख्या छोड़ दी और फिर 3 के जोड़े, 24 और 8 32, फिर इन 3 के जोड़े, ये तो नहीं, ये 3 के तो हो गए 32, इन 3 के 20 और 4 24, और नीचे 3 है नहीं तो 2 ही बनेंगे। अब इनमें आवर्ती ज्यादा इनकी है, तो 4 के सामने एक, इसके सामने एक, और इसके सामने एक। आप 2 छोड़ के 3-3 के जोड़े बनाने हैं, तो 10 14 24 और 12 36, इन 3 का योग 36 हो रहा है, और नीचे वाले 3 का योग 8 4 12 और 16 28।
इसका मतलब ज्यादा इन 3 में है, तो यहां पर 2 छोड़ के किए हैं, तो 1 2 और 3। अब सर्वाधिक आवर्ती तो यहां पर इसकी आई ना, तो ये बहुलक क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। बहुलक क्या होगा, 8 होगा। वहां तो अपन निरीक्षण मात्र से कर रहे थे, लेकिन यहां निरीक्षण की नहीं, समूहन विधि की आवश्यकता है। इसीलिए अपन कह रहे थे कि ये अस्तर भी है। एक सूत्र से ज्ञात कर रहे हैं तो अलग उत्तर आ रहा है, और दूसरे से ज्ञात कर रहे हैं तो अलग आ रहा है। हाँ, लेकिन कई बार नजदीकी मामला आता है तो समूहन विधि का। अभी वर्गीकृत में अपन देखेंगे, वर्गीकृत आंकड़ों में देखेंगे। देखिए सर्वाधिक आवर्ती देख रहे थे तब तो ये थी ना, भी वहां पर आपको निकालने वाला क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन अपने को ये पता है विधि, तब अपने को वो स्थायी याद रहेगी कि ये तो समूहन विधि है, ये निरीक्षण विधि थी। अपन समूहन विधि से ज्ञात कर रहे थे तो अलग आंसर था, निरीक्षण विधि से ज्ञात कर रहे थे अलग। इसीलिए क्या कह रहे हैं, ये अस्तर है। एक सूत्र से, अभी देखेंगे आगे वर्गीकृत में कि एक सूत्र से ज्ञात कर रहे हैं तो अलग, दूसरे सूत्र से ज्ञात कर रहे हैं तो अलग आंसर आ रहा है। अनिश्चित की भी बात की थी कि यह अनिश्चित कई बार ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसीलिए यहां पर यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहुलक है वो निरीक्षण और समूहन 2 विधियों के द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब अपन ज्ञात करते हैं वर्गीकृत विधि से। वर्गीकृत आंकड़ों में जो है बहुलक ज्ञात करना है। आवर्ती 2 4 6 8 6 4 और 2। अपन पहले ही बात कर रहे थे कि यदि इस प्रकार की आवर्ती आ जाए तो माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों का आंसर समान आएगा। तीनों का आंसर भी, बीच में सर्वाधिक आवर्ती है 8 और उसके दोनों ओर की आवर्ती का योग समान है, तो माध्य, माध्यिका और बहुलक समान आएंगे। और वो कितने आएंगे, तो जो सर्वाधिक आवर्ती है उसके जो सामने वर्ग है उसका मध्य बिंदु ही माध्य, माध्यिका और बहुलक आएगा। तो अपन यहां पर ज्ञात करते हैं कि माध्य यहां पर कितना आएगा 35, माध्यिका कितना आएगा 35 और बहुलक कितना आएगा, इसका आंसर निकालेंगे तो 35। अब बहुलक ज्ञात करने में वर्गीकृत आंकड़े हैं, उनमें बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है L1 प्लस F1 माइनस F0 बटावा 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, इंटू आई। ये सूत्र है जो अपन, और इनमें वर्गीकृत भी नहीं करना है, समूहन भी नहीं करना है। वर्गीकृत में इसमें समूहन निरीक्षण से अपने को पता चल रहा है कि यहीं पर बहुलक आएगा, यहीं पर बहुलक आएगा। और अपन इस सूत्र से अपन रख के देख रहे हैं, L1 मतलब वर्ग की निम्न सीमा, इसको तो अपन F1 देंगे, इसको F0 देंगे और इसको F2 देंगे। जो सर्वाधिक आवर्ती है उसको F1, उससे ऊपर वाले को F0, उससे नीचे वाले को F2 देंगे। और ये है L1, तो L कितने हैं 30 प्लस F1 कितना है 8 माइनस F0 6 बटा 2 इंटू 8 माइनस 6 माइनस 6 इंटू वर्ग अंतराल कितना है 10। तो अपन यहां पर माइनस किया 2 इंटू 10 20 हो गए। यहां पे 16 माइनस 12 किया तो कितना आया 4।
तो z बराबर 30 प्लस 20 बटावा 4, 2 × 8 16 -6 4 बचे। 4 का भाग अपन 20 में दे रहे हैं तो 5। तो z बराबर 30 प्लस 5 बराबर z बराबर 35। और अपन पहले ही डिसाइड कर लिया था कि इसका आंसर 35 ही आएगा, क्योंकि यदि सर्वाधिक आवर्ती मध्य में है, उसके दोनों ओर की आवर्ती समान है, तो बहुलक माध्यिका और समांतर माध्य तीनों ही सर्वाधिक आवर्ती के जो सामने वर्ग है उसका मध्य बिंदु ही वर्ग है, उसका मध्य बिंदु ही बहुलक होगा, उस माध्यिका होगी और माध्य होगा। अब यहां पर अपने को एक चीज और ध्यान कि यदि ये ओपन सीरीज है तो भी बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। क्या फर्क पड़ेगा अपने को? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये भी निम्न सीमा भी अपने चरम मूल्य वाले निम्न सीमा भी अपने पास में नहीं है, तो भी अपन देख सकते हैं कि ये तो भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो जो वर्गीकृत आंकड़े हैं उनके चरम मूल्य खुले हैं, ओपन है, तो भी माध्यिका भी ज्ञात की जा सकती है और बहुलक भी ज्ञात किया जा सकता है। ज्ञात क्या नहीं किया जा सकता? समांतर माध्य ज्ञात नहीं किया जा सकता। समांतर माध्य ज्ञात कर आप इनमें करोगे तो आपको क्या ज्ञात करने की, मध्य बिंदु ज्ञात करने की आवश्यकता होती है। अब दोनों वर्ग की उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा जब तक नहीं होगी तब तक वर्ग का मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करोगे? नहीं ज्ञात कर सकते, तो इसका मतलब इसमें समांतर माध्य आप ज्ञात नहीं कर सकते। बहुलक ज्ञात कर सकते हो और माध्यिका ज्ञात कर सकते हो। फिर इस प्रकार के आंकड़े हैं। अब यदि अपन बात करेंगे कि ये आंकड़ों का वर्ग विस्तार चेंज कर दे, वर्ग विस्तार चेंज कर दे तो माध्यिका भी उतनी आनी है। इन आंकड़ों की अपन वर्ग विस्तार चेंज कर दे तो लगभग माध्यिका ज्यादा कोई चेंज नहीं होती है, समांतर माध्य भी चेंज नहीं होता है, लेकिन क्या चेंज हो जाता है? बहुलक चेंज हो जाता है। जैसे अपन इन्हीं को लिख देते हैं, वर्ग वापस बना देते हैं। वर्ग 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80 लिख देते हैं, या 60 से अधिक लिख सकते हैं। तो यहां पे 0 से 20 जो आवर्ती थी वो कितनी है? 6। 20 से 40 कितनी है? 6 और 8 14। और 40 से 60 कितनी है? 10। और आगे कितनी है? 2। अब इसका मतलब यहां पर आपको लेना और बहुलक वर्ग मानना होगा। बहुलक का आंसर लगभग चेंज हो जाता है। ज्यादातर स्थिति रहती है कि बहुलक वर्ग विस्तार चेंज करते ही कौन सा केंद्रीय मूल्य चेंज हो जाता है? बहुलक चेंज हो जाता है। अब अपन इसको F1 दे देते हैं, इसको F0 दे देते हैं, इसको F2 दे देते हैं, सूत्र लगा देते हैं L1 प्लस F1 माइनस F0 बटावा 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। तो यहाँ पे अपन 20 प्लस 14 माइनस 6 बटावा 2 इंटू 14 माइनस 10 माइनस 6 इंटू 20। तो यहाँ पे 14 में से 6 माइनस के बचे 8, 8 को 20 से गुणा किया तो कितने हो गई? 14 में से 6 माइनस के 8 बचे, 8 को 20 से अपन गुणा कर 160। अब नीचे 20 और 20 में से 16 माइनस कर रहे हैं तो
4, 4 का अपन 40 बार 20 + 40 कितना आ गया। तो वर्ग विस्तार चेंज होते ही क्या चेंज हो गया, बहुलक चेंज हो गया। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, यहां पर अब ये सूत्र लागू नहीं रहेगा, अब ये सूत्र भी लागू नहीं रहेगा। क्यों, अब मैं आगे बताऊंगा कि ये सूत्र भी लागू नहीं रहेगा। यदि आपका बहुलक का आंसर जो F1 माना है उसके सामने जो वर्ग है उसके बाहर आया है तो आपका ये सूत्र चेंज हो जाएगा। अब आगे अपन ये सूत्र इस पे आगे देखेंगे, इस प्रकार की मैं बढ़ाऊंगा, एक दो उदाहरण उसमें देखेंगे कि उसमें सूत्र क्या लगेगा, F2 बटावा ये सूत्र लगेगा, ये सूत्र लगेगा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो सामान्य बहुलक का सूत्र देके कि ये बहुलक के सूत्र की जगह इस बहुलक के सूत्र का प्रयोग कब करोगे आप। हाँ, जब जो बहुलक वर्ग माना गया, जिस वर्ग को बहुलक वर्ग माना गया है उस बहुलक वर्ग के बाहर आंसर आता है तो ये सूत्र प्रयोग करेंगे, तब इस सूत्र का अपन प्रयोग करेंगे। तो इन वर्गों के बारे में अपन बात कर रहे थे, तो वर्गों में पहली बात तो ये कर रहे थे कि यदि ओपन वर्ग है, अंतिम वर्ग ओपन है, खुले हैं, तो माध्यिका भी ज्ञात कर सकते हैं और बहुलक भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि बहुलक का वर्ग विस्तार परिवर्तन कर दे या जो आंकड़े हैं उनका वर्ग विस्तार परिवर्तन कर दे, फिर उन आंकड़ों का माध्यिक ज्ञात करें, माध्यिका ज्ञात करे और बहुलक ज्ञात करे, तो कौन सा केंद्रीय मूल्य सबसे ज्यादा परिवर्तन हो जाता है या परिवर्तन हो जाता है, तो बहुलक। इनमें समांतर माध्य और माध्यिका में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है, कोई एक दो उदाहरण में कहीं परिवर्तन होगा, बाकी नहीं होता है। इसलिए ये आंसर भी कई बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा कि किस केंद्रीय मूल्य ज्ञात करते समय यदि वर्ग विस्तार परिवर्तन कर दे तो कौन सा केंद्रीय मूल्य परिवर्तन हो जाएगा, तो बहुलक परिवर्तन हो जाएगा। अब इसमें एक चीज और है, यदि आप वर्ग दिया हुआ है और आवर्ती दी हुई है, जैसे वर्ग दिया हुआ 0 से 10, फिर दे दिया 10 से 15, फिर दे दिया 15 से 30, फिर दे दिया 30 से 50, फिर दे दिया 50 से 65। इसका मतलब क्या है, वर्ग विस्तार परिवर्तन हो, तो वर्ग विस्तार परिवर्तन हो रहा है तो आप समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनमें मध्य बिंदु ज्ञात करना आपको। माध्यिका भी ज्ञात कर सकते हो क्योंकि है तो अपवर्जीन है, अपवर्जी श्रेणी है, क्या ज्ञात कर सकते हैं। माध्यिका में क्या दिक्कत आएगी, लेकिन आप इसमें बहुलक ज्ञात नहीं कर सकते। आप इसमें क्या ज्ञात नहीं कर सकते, बहुलक ज्ञात नहीं कर सकते। बहुलक ज्ञात करने के लिए बहुलक का जो वर्गीकृत आंकड़े हैं उनमें किसका एफ, जैसे अपन उस सूत्र में काम ले रहे हैं F0 और F1 और F2, इसका मतलब जो आवर्ती वर्ग है, सर्वाधिक आवर्ती वर्ग, उससे पहले वाला वर्ग और उससे आगे वाले वर्ग का ही महत्व है। इसका मतलब ज्ञात तो आप कर सकते हो, लेकिन जैसे यहां पर मैं आवर्ती लिख देता हूं 4, 6, 8, 6 और 4, अब आप इसमें बहुलक ज्ञात नहीं कर सकते, बहुलक ज्ञात नहीं कर सकते। बहुलक कब ज्ञात कर सकते हो आप इसमें, जैसे आंकड़े तो असमान है, लेकिन आंकड़े देखो किस प्रकार होंगे, जैसे मैं इसको आंकड़ों को बना रहा हूं, यहां कितने का गैप है, 15 का,
30 से 45, 45 से 55 कर दिया मान लिया। इधर मैंने 0 से 5 कर दिया और 5 से, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मेरे को चेंज, जीरो से 5, 5 से 20, 20 से 35, 35 से 50 और 50 से 70 वर्ग है वो समान नहीं है। ये 5 वर्ग अंतराल का ये 20 का है, लेकिन अब आप इसका ज्ञात कर सकते हो। हाँ, जो सर्वाधिक आवर्ती वाला वर्ग है उसका पहले वाले वर्ग और उससे आगे वाले वर्ग का वर्ग अंतराल समान होना चाहिए, तो आप बहुलक ज्ञात कर सकते हो, नहीं तो आप बहुलक ज्ञात नहीं कर सकते। अभी हिस्टोग्राम बनाएंगे तब आपको बताएंगे कैसे अपन इन 3 के आधार पे कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ये 3 आपके पास में वर्ग समान है तो आप बहुलक ज्ञात कर सकते हो। यदि सारे ही असमान है तो आप बहुलक ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि इन 3 का ही सूत्र में प्रयोग है और 3 से ज्ञात कर सकते हैं। अभी आप हिस्टोग्राम बनाएंगे तब भी देखना उसमें भी 3 का ही महत्व है। अब देखो, अब देखो, इनमें इन आंकड़ों का बहुलक आप ज्ञात कर रहे हो तो सर्वाधिक आवर्ती क्या है, 6 है। अब आपका इस वर्ग का मध्य बिंदु क्या है, 25 है। अब इसका मतलब आपके जो बहुलक आएगा वो 25 से कम आएगा, 25 और 20 के बीच में आएगा, 25 और 20 के बीच में आएगा। क्यों, कैसे पता चला कि ये इधर वाली आवर्ती है, इधर वाली आवर्ती, इन दोनों आवर्तियों में जो बड़ी आवर्ती होगी उसकी ओर आकर्षित होगा, उसकी ओर आकर्षित होगा बहुलक। तो यहां पर देखो, यदि आप इनके ज्ञात करोगे तो 25 से कम आएगा। जैसे यहां पे मैं 4 लिख दूं, यहां पे मैं 4 लिख दूं तो बहुलक अपन ज्ञात करेंगे तो 25 आएगा। लेकिन मैं यहां पे 3 लिख दूं, 2 लिख दूं तो बहुलक 25 से कम। अब मानो कि इधर बिठा दूं मैं, यहां मैं 3 लिख दूं और यहां पे मैं 4 लिख दूं तो बहुलक आपका 25 और 30 के मध्य आएगा। इस प्रकार क्वेश्चन भी दे सकते हैं। यदि बहुलक वर्ग की आवर्ती है और उससे अगले या पहले वाले वर्ग आवर्ती का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पहले और अगले वाले वर्ग की आवर्ती में जिसकी ज्यादा आवर्ती होगी उस ओर बहुलक आकर्षित होगा। यदि मानो पहले वाले वर्ग की आवर्ती ज्यादा है तो मध्य बिंदु से पहले की ओर बहुलक आएगी, और यदि मध्य वर्ग से नीचे वाले की तरफ ज्यादा है, यदि आगे वाले वर्ग की आवर्ती ज्यादा है तो मध्य बिंदु से 30 की ओर आकर्षित होगा। तो ये भी ध्यान रखना है। इस प्रकार भी इसमें अभी अपन हिस्टोग्राम बनाएंगे तब आपको और समझ में आ जाएगा इसका। जैसे अपन पहले इसका साथ साथ हिस्टोग्राम भी बना लेते हैं। जैसे हिस्टोग्राम की सहायता से कौन सा केंद्रीय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, बहुलक। हिस्टोग्राम को और क्या कहते हैं, आवर्ती बहुभुज या आयत चित्र
भाई वहां पर आपके कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में शब्द दे, हिस्टोग्राम इंग्लिश में देंगे या उसको हिंदी में भी लिख देते हैं, हिस्टोग्राम आयत चित्र या आवर्ती बहुभुज की सहायता से कौन सा केंद्रीय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, तो बहुलक। अब अपन देखो यहां बराबर नाप के 0, 10, 20, 30, 40, 50, इधर आवर्ती लिख दी अपन 0, 2, 4, 6, यहां तक 0 से 10 तक कितनी आवर्ती है, ठीक है। 10 से 20 तक 3, 20 से 30 तक 6, 30 से 40 और 40 से 50 2। अब आप हिस्टोग्राम की सहायता से कैसे ज्ञात करोगे, यहां से सीधा आप लंब डालोगे, यहां से आप सीधा लंब डालोगे यहां। अब जहां पर ये क्रॉस हुआ है उसको सीधा नीचे मिलाओगे, तो क्रॉस ये उधर हुआ है, 20 से उधर हुआ है। अब यहां पर इसका मतलब 25 से अधिक की तरफ आ रहा है, और यदि यही आप इसमें यही आप आंकड़े चेंज कर दो, आठ, 12, 16, 6 और 4, तो अब देखो दस, 20, 30, 40, 50, 0 से 10 की आवर्ती 8, 10 से 20 की 12, 20 से 30 की आवर्ती 16, 30 से 40 की 6 और 40 से 50 4। अब आप यहां से लंब डालोगे, मिलाओगे सीधा, और इधर यहां से मिलाओगे। अब यहां से लंब डालोगे तो आपका जो बहुलक है 25 से कम आएगा, जितना इधर वाला ज्यादा होगा उतना ही नजदीक आएगा ना, उतना ही नजदीक आएगा। तो बहुलक आवर्ती है और जो सर्वाधिक आवर्ती है उससे पहले वाले वर्ग की आवर्ती और अगले वर्ग की आवर्ती भी इसमें महत्वपूर्ण होती है, वो उधर ही आकर्षित होगा वो बहुलक। तो ये भी आपको दिमाग लगाने वाले इस प्रकार के आंकड़े दिए हुए हैं और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मान लिया कि आपका इस बहुलक वर्ग आ गया और उसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है कि बहुलक कौन सा है, ए ऑप्शन दिया दे दिया, मान लिया कि इस वर्ग के नीचे दे दिया 18, दूसरा बी में दे दिया 22, सी में दे दिया 26 और डी में दे दिया मान लिया कि 32। तो अब इस बहुलक वर्ग में 2 आ गए आपके आंसर, लेकिन दोनों में ही आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा बहुलक। भाई भी आपको कौन सा इसमें ये ध्यान, ठीक है। तो हिस्टोग्राम की सहायता से कौन सा केंद्रीय मूल्य ज्ञात किया जा सकता है, बहुलक। ये बार बार क्वेश्चन आया हुआ है हिस्टोग्राम वाला, तो हिस्टोग्राम की सहायता से बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। तो अभी तक अपन बहुलक के बारे में 1-2 चीज और देखनी है, फिर तीनों में तुलना देखेंगे भी। बहुलक के बारे में अभी तक देखा है कि जहां सर्वाधिक आवर्ती होती है वहां बहुलक प्राप्त होता है। फिर बात की थी अपन ने कि व्यापारिक अध्ययन के अंदर कौन सा केंद्रीय मूल्य काम में लिया जाता है, बहुलक काम में लिया जाता है।
फिर बात कर रहे थे कि चरम मूल्यों से ये प्रभावित नहीं होता है, बीज गणितीय आकलन में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। फिर और क्या बात पड़ी थी, बी अनिश्चित मान है, अस्थिर मान है। मौसम संबंधी और व्यापार संबंधी पूर्व मान लगाने के लिए कौन सा केंद्रीय मूल्य काम में लिया जाता है, बहुलक काम में लिया जाता है। फिर अपन बात कर रहे थे कि व्यक्तिगत श्रेणी से बहुलक ज्ञात करते हैं तो उसकी कौन सी विधियां, तो व्यक्तिगत को खंडित में बदलना, व्यक्तिगत को वर्गीकृत में बदल के ज्ञात करना, और व्यक्तिगत श्रेणी के पहले माध्य ज्ञात कर लो और माध्यिका ज्ञात कर लो और फिर बहुलक ज्ञात, 3 विधियों से। फिर अपन वर्गीकृत श्रेणियों में बात कर रहे थे कि वर्गीकृत जो श्रेणी है उनमें यदि वर्ग है, चरम वर्ग है, वो यदि ओपन है, खुले हैं, तो माध्यिका भी ज्ञात की जा सकती है और बहुलक भी। और यदि वर्ग विस्तार यदि परिवर्तन हो जाए तो बहुलक का मान परिवर्तन हो जाता है। यदि वर्गों का, सभी वर्गों का विस्तार अलग अलग है तो बहुलक ज्ञात नहीं किया जा सकता। लेकिन वर्गों का विस्तार अलग अलग है और जहां सर्वाधिक आवर्ती आ रही है उससे पहले और आगे वाली आवर्ती समान है तो बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। और फिर इसके बारे में एक जो सामान्य सूत्र है, उस सूत्र की जगह अन्य सूत्र का प्रयोग किया जाता है। जब बहुलक का आंसर उस बहुलक वर्ग के बाहर आता है तो उस सूत्र का अपन प्रयोग कर सकते हैं। 2 विधियों से अपन बहुलक ज्ञात कर सकते हैं, एक तो निरीक्षण विधि और दूसरी समूहन विधि। अब समूहन की जरूरत कहां कहां पड़ती है, अपन देख रहे थे कि जहां आंकड़ों की जानकारी के बारे में। फिर अपन 1-2 सूत्र में देखते हैं कि कई बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि 2 वर्गों की आवर्तियां समान आ जाती है, 2 वर्गों की आवर्तियां समान आ जाती है, तो उस जगह जो दूसरे वाला सूत्र है वो प्रयोग करना चाहिए। जैसे मान लिया कि अपन लिख देते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, 70 से 80। अपन इसमें पहले बनाते हैं जब 2 वर्गों की आवर्ती समान आ जाए वो बनाते हैं। ये आंकड़े हैं, इन आंकड़ों को आप समूहन विधि के द्वारा यदि बनाओगे तो ऐसे आवर्ती आंकड़े मिलेंगे आपको कि 2 आंकड़ों की आवर्ती, 2 वर्गों की आवर्ती समान आ जाएगी। जैसे मानो कि पहला खाना अपन बनाएंगे 2x2 का, फिर 1 छोड़ के 2 का जोड़ा बनाएंगे, फिर 3 का जोड़ा बनाएंगे, फिर 1 छोड़ के 3 का जोड़ा बनाएंगे, फिर 2 छोड़ के 3 के जोड़े बनाएंगे और यहाँ पर अपन आवर्ती चिन्ह लिखेंगे। अभी टेस्ट में आवर्ती चिन्ह कहाँ पर, जिसकी सर्वाधिक आवर्ती है उसकी अभी एक आवर्ती चिन्ह लगा देते हैं। तो यहाँ पर 18 सर्वाधिक आवर्ती चिन्ह है तो इसके सामने अपन लगा देते हैं। अब 2-2 के नहीं, हाँ, ये यहीं तक की विधि है इसमें, ये यहीं तक एंड विधि है। समूहन विधि में इतने ही बढ़ेंगे, अपनी इच्छा से नहीं, जो पढ़ाई हुई वैज्ञानिक विधियां हैं वो विधि है। यहां पर 2-2 के लेंगे तो यहां 2-2 के जोड़े बनाएंगे और जहां सर्वाधिक आवर्ती आएगी जैसे 14, 34, 22 और 10, तो यहां सर्वाधिक आवर्ती इसमें 34 की है तो वो 18 और 16 के सामने। फिर अपन 1 छोड़ के 28,
इसमें कितने आ रही है? 30। और नीचे आ रही है 14। इनमें सबसे ज्यादा आवर्ती 30 की है, इसका मतलब इनका योग है, तो इसके सामने अपने को चिन्ह लगा। फिर अपने को 3-3 के जोड़े बनाने। तीन तीन के अपने को जोड़े बनाने। तो यहां पर योग कितना हो गया? 32। और यहाँ पे 38। और नीचे जोड़ा नहीं बन रहा है, तो यहाँ 38 इसकी आवर्ती ज्यादा है। तो 1 2 और फिर एक छोड़ के 3-3 के जोड़े बनाने। तो कितने हो गए? 28 और 16 44। और 22 और 28। एक यहाँ पे कर देते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ। दो छोड़ के 3-3 के जोड़े बनाने हैं। 18 और 16 34 और 14 48। और 8 6 14 और 4। इसका मतलब सर्वाधिक आवर्ती यहाँ पर है, सर्वाधिक आवर्ती यहाँ पर है। तो एक, ये और ये। अब देखो यहाँ पर तो दिखने में आवर्ती सबसे ज्यादा इसकी दिख रही थी, और आवर्ती चिन्ह आया है इसके ज्यादा, इसके ज्यादा आवर्ती चिन्ह आया है। तो यहाँ पर, और अपन यदि समान संख्या लेना चाहते हैं दोनों आवर्तियों में, तो यहाँ थोड़ा सा अपन चेंज कर देंगे आंकड़ों में, थोड़ा सा इनका आंकड़ों में अपन चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पे अपन 10 की जगह संख्या बढ़ा देंगे, 12 लिख देंगे, तो लगभग सेम आ जाएगा, लगभग सेम आ जाएगा। यदि आप यहाँ पर आवर्ती में 10 की जगह 12 लिख दोगे ना, तो फिर ऐसी आवर्ती अपने को प्राप्त हो जाएगी कि दोनों की आवर्ती समान आ जाए। जैसे अपन देख देख के प्रयोग करते हैं, देखें, पूरा मिटाना पड़ेगा। जहां सर्वाधिक आवर्ती आएगी फिर वो सूत्र प्रयोग करना है। उस सूत्र में यदि आंसर वर्ग विस्तार के बाहर आए तो दूसरा सूत्र प्रयोग करना है, दूसरा सूत्र प्रयोग करना है। यदि अपन ये आंकड़े लेंगे तो अब लगभग आवर्ती, समान आवर्ती वाली स्थिति के आंकड़े आ जाएंगे। जैसे सर्वाधिक आवर्ती इस वर्ग में है, तो एक चिन्ह लगा दिया। अब दो दो के 18 30 30
एक मिनट, आंकड़ा थोड़ा सा, यहाँ अपन 15 ले लेते हैं। ठीक, 30, 12 और भी बराबर नहीं आएंगे। 3, 3, 3। अब आ जाएंगे। तो इनमें आवर्ती सबसे ज्यादा 18 की थी, तो एक चिन्ह लगा दिया। अब इनमें इस वर्ग की आवर्ती ज्यादा, तो यहां पर एक एक चिन्ह लगा दिया। फिर एक छोड़ के 22, 18 और 16, 34, 15 और 9, 24। तो यहाँ पे ये 34 सर्वाधिक आवर्ती वाला वर्ग प्राप्त हुआ है, तो ये इन दो का है। अब आगे अपन 3-3 के जोड़े बनाएंगे। तीन तीन के जोड़े बनाएंगे, तो 3-3 के जोड़े बनाएंगे तो ऊपर 30 और इनका योग 31 और 18, 49। तो इनकी आवर्ती सबसे ज्यादा है। यहाँ पे एक छोड़ के 3-3 के जोड़े बनाने हैं। 10, 22, 30 और 40, और नीचे भी 16 और 15, 31 और 9, 40। इसका मतलब अब सबके एक एक लाइन लगानी है, इस सभी के एक एक लाइन लगानी है। ठीक है, अब दो छोड़ के बनाना है वर्ग। 12, 18, 30 और 16, 46, और 15, 9 और 4, 28। अब इन तीन की आवर्ती ज्यादा है, तो ये दोनों बराबर आ गए ना। यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5। अब किस बहुलक वर्ग को शामिल लें? अब किस वर्ग को बहुलक वर्ग लें? तब होता है कि इसमें जिसमें F1, F2 और F3 का मान ज्यादा आ रहा है उसको लेना। इसमें जैसे आप इसको F1 मानते हो, तो इसको F0 और इसको F2, तो तीनों का योग कितना हो रहा है? 46। अब यदि आप इसको F1 मानते हो आप, तो इन तीन का योग लेना है। 16 और 18, 34 और 15। तो ज्यादा कौन सा हो रहा है? 49 वाला योग हो रहा है। जैसे अपन इसमें यहां मैं लिख देता हूं, पहले में F1 प्लस F0 प्लस F2, मतलब 18 प्लस 12 प्लस 16 बराबर 46। दूसरे में मैं लिख देता हूं F1 मान रहे हैं 16 को, F0 मान रहे हैं 18 को, और ये मान रहे हैं F2 15, और तीनों का योग हो रहा है 49। जिसका ज्यादा योग आ रहा है उसको F1 बहुलक वर्ग। और यहां पर भी वही सूत्र प्रयोग करना, ये सूत्र नहीं। तो अपन सामान्य बहुलक का सूत्र लेते हैं, L1 प्लस F1 माइनस F0 बटावा F1 माइनस F0 माइनस F2
इंटू आई, ये सूत्र का प्रयोग नहीं करना है। जो दूसरा सूत्र अपन लेते हैं L1 प्लस F2 बटावा F2 प्लस F0 इंटू आई, ये सूत्र का प्रयोग करना है। इस सूत्र का प्रयोग दो तरीके से, जब बहुलक आवर्ती समान समान आ जाए तब भी इसका प्रयोग करना है, और यदि आप उस सूत्र से बहुलक ज्ञात कर रहे हो और बहुलक का आंसर बहुलक वर्ग के बाहर आया है तो भी इस सूत्र का ही प्रयोग करना है। इसका मतलब ये क्या है कि ये इस तरह निश्चित है, कभी आंसर किसी सूत्र से ज्ञात करोगे तो क्या आ रहा है, किसी से ज्ञात कर रहे हो तो अलग आएगा। तो ये अपने बहुलक से संबंधित मान, मिटा दो इसको। अब अपन देखते हैं माध्य माध्यिका और बहुलक के संबंध, ये तीनों एक दूसरे की सहायता से कैसे ज्ञात किए जा सकते हैं और किस प्रकार वो सूत्र प्रयोग में लेते हैं। पहले तो वो अलग अलग सूत्र होते हैं और कई एग्जामों में वो आते हैं कि निम्न में से कौन सा सूत्र सही है या नहीं है। वो सूत्र कैसे तो बनते हैं, वो किस कॉन्सेप्ट पर आधारित है। यदि अपन देखेंगे कि एक तो सममित श्रेणी बनेगी और एक असममित श्रेणी बनेगी। तो सममित श्रेणी की बात छोड़ दे तो असममित श्रेणी, जिसमें माध्य माध्यिका और बहुलक तीनों का आंसर समान नहीं आए, तब इनमें क्या संबंध होता है, समान आए तब क्या होता है, उस पर बात करेंगे अपन। और वो सामान्य वक्र बनाएंगे, धनात्मक बनाएंगे, ऋणात्मक बनाएंगे, वो बात देखेंगे। पहले उस सूत्र पर देखते हैं कि यदि देखा जाए, यदि इन दो का अंतर, यदि असममित श्रेणी है जिनमें फिक्स तीनों का बराबर उत्तर नहीं आ रहा तब की बात है। तब यदि इन माध्य और माध्यिका का अंतर यदि 20 आया है, माध्य और माध्यिका का अंतर 20 आया, जैसे अपन मान ले, मैं उदाहरण के लिए लिख दूं कि माध्य का आंसर 10 था और माध्यिका का आंसर 30 था, तब दोनों का अंतर हो गया 20। तब ये अंतर 40 होगा। तब ये अंतर कितना होगा, 40 होगा। ये अंतर कितना होगा, 40 का अंतर होगा। अब इसका मतलब माध्यिका 30 है, बहुलक कितना आएगा, 70 आएगा। बहुलक कितना आएगा, 70 आएगा। और ये अंतर आएगा 60 का, ये अंतर आएगा। तो बहुलक 70 है तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 60 हो गया ना। यदि कोई भी असममित श्रेणी है वो इस अनुपात में आती। अब मैं इसका अनुपात निकाल के देख रहा हूं। यदि अनुपात अपन बात करें तो 1 अनुपात 2 अनुपात और 3 होता है। 1 अनुपात 2 अनुपात 3 हो रहा है। मैं ऐसे उदाहरण के लिए लिखा हूं कि यदि मान लिया कि असममित श्रेणी है तो उसमें जब माध्य समांतर माध्य 10 आएगा तो माध्यिका 30 है तो बहुलक कितना आएगा, 70। तो इनका अंतर ये है तो इसका अंतर ये रहेगा, तो इसका अंतर ये रहेगा। इस प्रकार भी यदि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे दे कि निम्न कोई आंकड़े हैं उनका माध्य और माध्यिका का अंतर 20 है तो माध्यिका और बहुलक का अंतर कितना होगा, 40 होगा, और इसका अंतर कितना होगा, 60 होगा। मतलब उसी अनुपात में होगा। यदि मान लिया कि ये 30 दे दिया तो ये 60 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। अनुपात ज्ञात करना है, मतलब 1 अनुपात 2 अनुपात 3 में माध्य और माध्यिका में जितना अंतर है वो माध्यिका और बहुलक वाले अंतर की तुलना में आधा ही है।
इस अनुपात में ही आएगा। अब देखो यहां से ध्यान से देखना सही तरीके से कि वो कितने इजी तरीके से अपन कितने सूत्र बना सकते हैं। अब मैं इसको ये संख्या को हटा देता हूं, अनुपात लिख देता हूं कि ये 1 है तो ये 2 है तो ये 3 है। तो अब आप देखो वो आप बड़े सूत्र में इसमें यहां लिख रहा हूं कि x माइनस एम बराबर, किसको लिखूं, पहले इसको ही लिख लेता हूं, चलो m माइनस जेड, m माइनस जेड, इसको या तो ये 2 लिख दिए, 2 लिख दिए का मतलब इसका आधा मान और इसका पूरा मान बराबर है। इसका आधा मान जैसे अपन देख रहे थे कि इसका 20 और ये 40 है, 40 में आप 2 का भाग देंगे तो ये बराबर हो रहा है, ये बराबर हो रहा है। इसका मतलब यहां से ये सूत्र बन गया, यहां से ये सूत्र बन गया आपका वो सूत्र। आप इसको आप कर सकते हो, 2 जैसे 2x माइनस 2m, ये इधर ही गुणा होगा ना, बराबर m माइनस जेड। ठीक है, पक्षांतरण करो इधर, ये जेड इधर लेके आए तो प्लस, इधर माइनस का है उसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, बराबर ये m है, इधर वाले m उधर जाएगा तो प्लस का आ जाएगा ना, है 2m माइनस, ये 2x है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। z बराबर 3m माइनस 2x, यही पढ़ा था सूत्र में आपने। तो ये दे दिया तो भी गलत नहीं है ना, देते हैं आजकल एग्जामों में, आजकल दे रहे हैं। अब मैं इसके इस प्रकार से आप देखना 50 सूत्र बना सकते हैं अपन, 50 सूत्र बना सकते हैं अपन, कैसे कैसे इसको अपन लिख सकते हैं। वो इसी कॉन्सेप्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया था मैंने कि माध्य और माध्यिका का अंतर, माध्य और बहुलक के अंतर के लगभग कितने गुना होता है, 3 गुना, लगभग 3 गुना। तो ये यहीं से निकल रहा है कॉन्सेप्ट, देखो इस सूत्र से ही आ रहा है। और अब इस सूत्र को देखो, अब मैं आगे वाले को नहीं छेड़ रहा हूं, पहले 2 को छेड़ रहा हूं। x माइनस एम बराबर m माइनस जेड, ये लिख दिया तो वही है, सूत्र सही है ना। ये देखो कोई दिक्कत नहीं है, वो सेम ही है क्योंकि गुणा तो इधर से ही हो रहा था। वो भी यहां पर लिख रहे थे तो भी वो गुणा किससे हो रहा था, इससे, और इसके आगे लिखेंगे तो भी किससे होगा, तो दूसरा सूत्र ये हो गया ना, ये दूसरा सूत्र ये भी हो गया। अब देखो इसकी जगह ये सूत्र है 2, अब इसकी जगह ये भी लिखा आ जाए, क्या फर्क है, 1/2 आया था फर्स्ट ग्रेड में इस प्रकार का, फर्स्ट ग्रेड 20 वाले पेपर में, जीके वाले पेपर में आया था ये। क्या फर्क है इसमें, बना सकते हो यदि आपको ये कॉन्सेप्ट पता है ना, तो आप चाहे जितने सूत्र बना लेना, इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है सारे सूत्र। अब देखो 3 सूत्र लिखा थी ना आपको, तो सारे कैसे ही कर लेना, वो आंसर वही, जेड बराबर 3m माइनस 2x आ रहा है, 3m माइनस 2x आएगा, इसको भी देख लेना, करके देख लेना, या करें अपन भी, आप इसको भी गुणा करोगे तो इससे ही होगा, और वही कैलकुलेशन करोगे तो वहीं पहुंचोगे। देखो इसको कर भी लेते हैं अपन, एक 2x माइनस 2m बराबर 1 से, तो वही रहेगा m माइनस जेड, पक्षांतरण करो, इसको इधर ले आओ,
तो ये जेड तो प्लस का हो जाएगा, बराबर ये एम प्लस ये इधर जाएगा तो प्लस का ही होगा ना, और ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2x, तो ये 3m माइनस 2x। देखो अब अपन इस बीच वाले को छोड़ देते हैं, इसको और इसको लेते हैं। देखो x इसके नीचे 3 लगा दूं, मैं लिख रहा था कि यहाँ पे 60 है, उसको 60 को 3 कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा ना, तो भी वही है। अब देखो वही सूत्र बना लो, 3 से गुणा 3x माइनस 3m बराबर x माइनस जेड। ठीक है, इस जेड को इधर ले आऊं, प्लस का होगा बराबर, इसको ये x लिख दिया उधर वाला, फिर ये इधर जाएगा तो माइनस का आएगा ना, जेड 3x, और ये m उधर माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का 3m, तो z बराबर 2x माइनस 2x प्लस 3m। तो वहां पे अपन प्लस को पहले लिख सकते हैं, इसको माइनस को उधर लिख सकते हैं, सूत्र वही बन गया। तो सूत्र ये आ जाए तो भी गलत नहीं है, सूत्र ये आ जाए तो भी गलत नहीं है, नहीं है ना, ये आ जाए तो भी गलत नहीं है, यहां लिखा हुआ आ जाए तो भी गलत नहीं है, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट बताया तो आप बना सकते हैं 2x वाली भी। आप कैसे इसको लिख सकते हो, जैसे मान लिया मैं यहां बटा में लिख रहा हूं 3, यहां नहीं लिखी, इसको 3 से विभाजित नहीं करके इसको 3 से गुणा कर देता हूं तो भी बराबर हो जाएगा ना। या तो इसको 3 को विभाजित, इसको 3 से विभाजित कर दें तो ये संख्या बराबर हो जाती है, या इसको 3 से गुणा कर देते हैं तो भी बराबर हो जाती है। अब 3 से गुणा करके देख लेते हैं, देखो 3x माइनस 3m बराबर x माइनस जेड। तो ये वो सूत्र लिख रहे थे तो भी ठीक है, ये लिखोगे तो भी ठीक। इसको आगे अपन ये जेड इधर आएगा पक्षांतर में तो प्लस का बराबर, इधर 3m है उधर ले जाऊं तो प्लस 3m। ठीक है, ये प्लस की ये x, और ये इधर ले जाऊं तो माइनस 3x। तो एक तो प्लस का 3 माइनस के, तो अब माइनस के कितने बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे। तो 3m माइनस 2x कहां दिक्कत आ रही है, हो जाएगा। ठीक है, मिटा दूं, भी नहीं है तो और बताएं, आ गया ना। कि ऐसे आप अपनी इच्छा से कितने ही सूत्र बना सकते हो। इतने दिन रट रहे थे कि कैसे सूत्र रटे, कौन सा सूत्र दे दिया, ये इस कॉन्सेप्ट पे आधारित है सूत्र। अब इन दो को ले लेते हैं, इन दो को ले लेते हैं, m माइनस जेड बराबर x माइनस जेड। ठीक है, तो पहला तो इसको 3 से विभाजित कर देते हैं, इसको 2 से कर देते हैं तो आ जाएगा ना, बराबर हो जाएगा मामला। यहां से पहले तो यहां से ही करके देखें, फिर इसको इधर से गुणा कर दो, इसको इधर गुणा कर दो। देखो 3m माइनस 3z बराबर 2x
-2z। ठीक है, ये पहले z को इधर ले आते हैं। पहले वाला 3z तो यहां पर है माइनस का, और इधर वाले माइनस को इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा ना। तो अपन +2z बराबर, ये इधर प्लस का है, उधर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस। नहीं 3m लिख रहा हूं माइनस के, 3m लिख रहा हूं माइनस के, यहां ध्यान रखो। फिर उधर क्या है प्लस की, क्या है 2x। ठीक है, वही बात है। ये देखो यहां पर अब 3 ये माइनस के हैं, 2 प्लस के, तो माइनस का z बचेगा, माइनस का z बचेगा। यहाँ पे -3m + 2x सेम ही है वही। अब देखो मान लिया कि अपन कहते हैं दो मान समान रख दे तो तीसरा मान समान ही आएगा। जैसे यहां पर रख दिया कि 20, इसका मान रख दिया 20, तो m का 20 रख दिया तो 60 हो जाएगा, और इसका 40 हो जाएगा। 40 प्लस के माइनस के कितने हैं 60, अब माइनस करेंगे तो 20 माइनस के बचेंगे। तो अब ये इधर चिन्ह माइनस का है तो माइनस के चिन्ह से माइनस कट जाएगा, माइनस के चिन्ह से माइनस कट जाएगा ना। ठीक है ना, तो सूत्र वही है। तो उस प्रकार भी लिख सकते हो ना, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं 2m - z, सॉरी यहां इधर 3, इधर 3m - 2z बराबर। ठीक है, सूत्र वही है। कैसे ही घुमा के दे आपको, विधि पता होनी चाहिए कि क्या है आप इसमें। अब इसको और ऐसे लिख सकते हैं वो, वही चीज है, वही है। 2/3 लिख दिया तो भी 3 इधर से उल्टो हो जाएगा, 2 इधर से हो जाएगा। तो इस प्रकार इस यहां से आपको ये कॉन्सेप्ट पता है ना, तो आप काफी कुछ इनके अंतर के क्वेश्चन याद कर सकते हैं। आपने अभी तक क्वेश्चन यही देखे थे कि माध्यिका इतनी है और माध्य इतना है तो बहुलक कितना आएगा। तो क्वेश्चन ये भी दे सकते हैं कि माध्यिका और समांतर माध्य का अंतर ये है, तो माध्यिका और बहुलक का अंतर कितना होगा, या इसका और इसका अंतर कितना होगा, ये अनुपात से आप कर सकते हो। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट पता है ना, ये कॉन्सेप्ट विशेष तौर से आप ध्यान रखोगे, और इस कॉन्सेप्ट से मेरे हिसाब से एक पहले पेपर में आपके क्वेश्चन बनाएंगे, बनाते हैं हर बार लगभग इस प्रकार का। मैंने देखा है या तो फर्स्ट पेपर में आता है या सेकंड पेपर में आता है, निम्न में से कौन सा सूत्र सही नहीं है, या निम्न में 3 सूत्र दे देंगे बना के, कितने ही सूत्र बना सकते हो आपने, कितने ही सूत्र आप इनसे बना सकते हो। वो निष्कर्ष वही आ रहा है, अपन देख रहे हैं लास्ट में z बराबर 3m - 2x ही आ रहा है, लेकिन आप इसको किसी भी प्रकार आप चेंज करके देख सकते हैं। माध्य और कैसे, वो तो वही सेम ही है ना, वही आप देखो। मैं बहुलक का आप सब वो केवल बहुलक पे ही ध्यान जा रहा है आपका। जैसे मानो z बराबर 3m - 2x है, ठीक है, ये सूत्र निकाल रहे हैं अपन बना रहे हैं। अब आपको दे दिया जैसे कि बहुलक दे दिया और क्या दे दिया, माध्यिका दे दिया, आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। जैसे मैं ये बता रहा हूं कि 2 मान समान आते ही तीसरा मान, अब देखो इसकी z की जगह मैंने 20 रख दिया बराबर 3 × m की जगह भी 20 रख दिया -2x माइनस, अब ज्ञात करना क्या है आपको समाधान, इसका पक्षांतरण इधर करते हैं 2x बराबर ये 60
ये इधर वाला उधर जाएगा तो -20। 2x बराबर 40, x बराबर 40/2। तो आप कोई भी याद कर सकते हो, और किसी भी प्रकार का सूत्र बना के ये सीधा आपको ये लगे तो ये बना लेना, ये लगे तो ये बना लेना। कोई सा भी आप सूत्र अपनी इच्छा से बना के आंसर निकाल सकते हो, आंसर वही आएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अनुपात ये रहता है। अब आपको डायरेक्ट दे दिया कि जैसे माध्य और माध्यिका का अंतर 30 है, तो माध्यिका और बहुलक का अंतर कितना होगा? 60। और इसका अंतर कितना आएगा? 90। इसका अंतर कितना आएगा? 90। इसका मतलब 10 माध्य है, 10 माध्य है, तो माध्यिका कितनी होगी? 40। माध्य 10 है तो माध्यिका 40 होगी। तो माध्यिका 40 होगी तो बहुलक कितना होगा? 100। बहुलक कितना होगा? बहुलक कितना होगा? 100। तो इन दो का अंतर कितना आ रहा है? 30। इन दो का अंतर कितना आ रहा है? 60। और इनका अंतर कितना आ रहा है? 90। इनका अंतर कितना आ रहा है? 90। तो इस प्रकार भी कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है कि इन दो का अंतर इतना है तो इन दो का अंतर कितना आएगा, या इन दो का अंतर इतना है तो इन दो का अंतर कितना है। इन दो का अंतर 40 है तो इनका दो का अंतर, दो का अंतर यहाँ 40, मान लिया कि यहाँ 40 है तो ये 60 होगा, ये 20 होगा। यदि यहाँ 30 है, ये 60 है, तो ये 90 होगा। इसी कॉन्सेप्ट पे ये चलेगा पूरा। हाँ, उससे भी हो जाएगा, लेकिन आप पुराने पेपर देखो, क्वेश्चन आए हुए निम्न में से कौन सा माध्य माध्यिका और बहुलक से संबंधित सूत्र सही है? आपने तो एक रट के गए हैं। हाँ, वही बनेगा, वही। हाँ, सही है भी। आप वो कब बनेगा? जब आपको ये पता है, आपको ये पता है कि ये कैसे बन रहा है। वहां इस कॉन्सेप्ट के आधार पे नहीं है तो आप नहीं चलेगा। वहां आप चूक रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो वो कॉन्सेप्ट इसी से चलेगा। हाँ, ये मानो कि आपको ध्यान में होना चाहिए कि वो सूत्र कहां से निकल रहा है। वो सूत्र इसी जगह से निकल रहा है, और इस सूत्र से आप घर जाके बनाना भी कि मेरे को समझ में आया या नहीं आया, तब आपको पता चलेगा कि इससे अपन ये इतने प्रकार, उसमें 2-3 प्रकार के तो बुक में दिए हुए होते हैं सूत्र, कि ये सूत्र नहीं है तो ये सूत्र कहाँ में ले सकते हो। ये वो सूत्रों की मेन संकल्पना यहाँ से आई। इस जगह से आप 20-30 सूत्र बना सकते हो भी। कोई भी सूत्र आपको एग्जाम में मिल सकता है। जैसे मैं लगाता उस असिस्टेंट प्रोफेसर वाले पेपर में देखना, एक सूत्र इनमें से कहीं इस प्रकार का, या इनको 2 डायरेक्ट देके दिया हुआ है। इसके अलावा आप शायद, मेरे को याद है 2020 वाला पेपर, उसमें कौन सा था? उसमें ये सूत्र था आया, सही सूत्र ये था। उसमें एग्जाम में जो सही सूत्र दिया हुआ था वो ये आया था, देख लेना आज भी उठा के, 20 के फर्स्ट ग्रेड के जीके के पेपर। यही आया था। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि ये 2 लिख दिए मैंने, अब इसके 1/2 लिख दिया ना, इसके या तो नीचे इसको भी ये 1/2 यहां नहीं लिख के, यहां ये नहीं लिखे, यहां 2 लिख दिए तो भी वही बात है। 1/2 लिख दिया, वो एग्जाम में 1/2 लिख के दिया हुआ था, 1/2 लिख के दिया हुआ था। और इसको 2 को यहां नहीं लिख के यहां भी लिख सकते हैं, और इसको ऐसे नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, m - z बराबर 2,
x माइनस n, ये भी आप लिख सकते हो, ये भी सही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कैसे भी लिखा जा सकता है इसको। ये अपन लिख रहे हैं जैसे x माइनस m बराबर 1/3 x माइनस जेड। आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो x माइनस जेड बराबर 3x माइनस m, ये भी सही है, ये भी आपका सही है। तो किसी भी प्रकार अपन इन सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। बड़े खूब है, करवा दें हैं, 5 बजे हैं, चलो। अब आगे अपन देखते हैं सममित श्रेणी। एक तो माध्य माध्यिका बहुलक का संबंध होता है, या तो तीनों का मान आता है बराबर, या आता है ये, या आएगा तीनों में संबंध ये होता, या तो तीनों का आंसर आएगा समान, माध्य माध्यिका बहुलक, यह आएगा सबसे कम माध्य, फिर माध्यिका और फिर बहुलक, या सबसे ज्यादा बहुलक, माध्यिका और सबसे ज्यादा समांतर माध्य, फिर बीच में माध्यिका और फिर बहुलक। इसका मतलब है कि माध्यिका तो हमेशा ही बीच में ही आएगी। यदि मान लिया कि 20 आंसर समांतर माध्य का है और 40 बहुलक का है, तो 40 और 20 के बीच में ही माध्यिका आएगी, बाहर इससे कम नहीं आएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी। डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि यदि माध्य माध्यिका से अधिक है, माध्य क्वेश्चन दिए मैंने आपको, यदि माध्य माध्यिका से अधिक है तो बहुलक होगा, यदि माध्य माध्यिका से अधिक है तो बहुलक होगा माध्यिका से कम, माध्यिका से, वहां आंसर माध्यिका से अधिक, माध्यिका से कम, माध्य से कम, इस प्रकार के आंसर आएंगे वहां पे, और दिए हुए आपके पेपर में देखना कि इनमें से यदि समांतर माध्य और माध्यिका का आंसर समान ही है तो बहुलक होगा, उनके समान ही होगा। दो मान समान आने पर तीसरा मान समान आए। अब यहां पे देखो, माध्यिका, ये ऐसे भी दे सकते हैं, माध्यिका समांतर माध्य से अधिक है, माध्यिका समांतर माध्य से अधिक है तो बहुलक होगा माध्यिका से अधिक, माध्यिका से कम भी नहीं हो सकता और बहुलक से कम भी नहीं हो सकता, बहुलक से कम भी नहीं हो सकता। अब क्या होगा, माध्यिका से अधिक। अब यहां पे देखो, यदि माध्यिका समांतर माध्य से कम है, माध्यिका समांतर माध्य से कम है तो बहुलक होगा माध्यिका से भी कम होगा, माध्यिका से भी कम होगा, माध्यिका से अधिक भी नहीं होगा और बहुलक से अधिक भी नहीं होगा, बहुलक से अधिक भी नहीं होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हैं मेरे, दो देख के। अब इस प्रकार की श्रेणी कब कब आएगी, जिसे अपन बार बार देख रहे थे, 0 से 10, 10 से 20,
20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। आवर्ती 2, 4, 6, 4 और 2। अब ये क्या किस प्रकार की श्रेणी है? सममित श्रेणी है। सममित मतलब इसमें विषमता नहीं है, इसमें विषमता नहीं है। जब विषमता नहीं होती है, सममित श्रेणी आती है आंकड़े, तो माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों का आंसर बराबर ही आता है। और वो बराबर कितने आते हैं? 25। जो सर्वाधिक आवर्ती है उसके सामने जो वर्ग है उसका मध्य बिंदु ही माध्यिका, माध्य और बहुलक होगा। तो इनका आप आंसर ज्ञात करोगे तो तीनों का ही आंसर क्या आएगा? 25 ही आएगा। अब देखो इनसे किस प्रकार का वक्र बनता है, किस प्रकार का बनता है? सामान्य वक्र। अब देखो यहाँ पे आवर्ती लिख देता हूं मैं 0, 2, 4, 6, 8। 0 से 10 के मध्य कितनी आवर्ती है? 2 की आवर्ती। ये 2 पे चिन्ह लगा दिया। 10 और 20 के मध्य 4, 20 और 30 के मध्य 6, 30 और 40 के मध्य 4, 40 और 50 के मध्य तो ये किस प्रकार का वक्र बन गया? सामान्य वक्र बन गया। इसमें तीनों का मान एक ही जगह आएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं जिस फर्स्ट ग्रेड में लगा था उस फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था कि सामान्य वक्र में माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों एक ही जगह आते हैं। तीनों एक ही जगह आते हैं। अपन आगे पढ़ेंगे सामान्य वक्र की व्याख्या करने के लिए किस प्रक्षेपण के मान का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में दिया था आपको टेक्स्ट में। सामान्य वक्र की व्याख्या के लिए किस प्रक्षेपण के मान का प्रयोग किया जाता है? आपके एक ही प्रक्षेपण का मान है सिलेबस में, मानक विचलन। एक ही प्रक्षेपण का मान है आपके, उस मान का प्रयोग किया। और वो आपको टेस्ट में दिया हुआ क्वेश्चन, लेकिन इतने दिन आपको समझ में नहीं आ रहे थे ये क्या दे रखे हैं। उनमें ये पता नहीं चल रहा था क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं क्या नहीं दिए हुए, ये पता नहीं चल रहा था आपको। अपन आगे उसकी व्याख्या करके देखेंगे तब पता चलेगा कि इसकी सामान्य वक्र की व्याख्या किससे की जाती है, तो मानक विचलन से। अपन देखेंगे कि समांतर माध्य में एक मानक विचलन जोड़ा जाए और एक घटाया जाए तो 68% के लगभग आता है। 2 जोड़ा जाए और 2 घटाया जाए तो 95%। 3 जोड़ा जाए और 3 घटाया जाए तो 99.98%। नेट में आए हुए क्वेश्चन। आगे मैं जब वो मानक विचलन पढ़ाएंगे तब बताएंगे किस प्रकार इनकी व्याख्या करने में वो काम आता है। तो इसमें सामान्य वक्र इस प्रकार के आंकड़ों से बने। अब देख लेना यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया है मैंने, ये आधार से स्पष्ट नहीं हो रहा है भी। 0 कहां आया है? आवर्ती 0 आएगी, उस वर्ग को कहां लेंगे अपन? 0 तो आवर्ती आएगी नहीं। उस वर्ग भी अपन हो सकता है तो 60 में से नंबर दिए और 50 से ऊपर नहीं आए तो उस वर्ग को ही क्यों लेंगे? सामान्य वक्र में वहां कहां जाएंगे? तो सामान्य वक्र तो जहां आवर्ती है वहां तक ही बनाएंगे ना। आधार से स्पष्ट नहीं हो रहा है। आधार से तो स्पष्ट होता है तब 0 की बात आती है तब। तो सामान्य वक्र आधार से स्पष्ट नहीं होता है। ये भी आया हुआ है क्वेश्चन भी, सामान्य वक्र आधार से स्पष्ट नहीं हो रहा है। अब मिटा दो इसको। चल इनके अपन आंसर निकालेंगे सबके, और थोड़ा सा आज देख लेते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70।
आवर्ती 2 4 6 8 10 6 और 4, ये है किस प्रकार की आवर्ती? ऋणात्मक। इससे किस प्रकार का वक्र बनेगा? ऋणात्मक। इससे किस प्रकार का वक्र बनेगा? ऋणात्मक वक्र। मैं यहां पर ऋणात्मक वक्र बनेगा, ये समीकरण लागू होगा। कौन सा समीकरण? ये लागू। और यदि इसी श्रेणी को मैं चेंज कर दूं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 और 60 से 70, आवर्ती 4 6 10 8 6 4 और 2, इसमें ये वक्र बनेगा, ये समीकरण आएगा। और इससे जो वक्र बनेगा उसको बोलेंगे अपन धनात्मक वक्र, और इसको बोलेंगे अपन ऋणात्मक वक्र। अब नहीं आ रहा समझ में कैसे अपन, क्योंकि रटने वाली बात हो गई, रटने वाली नहीं। यहां अपन जहां बहुलक आ रहा है उस बहुलक से आप इनका विचलन ज्ञात करोगे। बहुलक से भी 3 श्रेणी अपन, मैं इसके साथ इसको मिटा देता हूं एक बार। यहां बहुलक से आप विचलन ज्ञात करोगे तो इधर और इधर जो विचलन आएगा उनका योग शून्य आ जाएगा। तो सामान्य वक्र हो गया, विचलन का योग इसमें शून्य होता है। तो सामान्य आवर्ती सामान्य वक्र बनता है, सममित होता है, उसमें विषमता का मान क्या होता है? शून्य होता है। विषमता का मान क्या होता है? शून्य आएगा। इसमें विषमता का मान शून्य, दोनों ओर की आवर्ती का योग समान है। इसमें यहां से लेकर विचलन ज्ञात करोगे। जैसे आपने पद विचलन ज्ञात किया था तो यहां पर अपन ने 0 लगा रहे थे, इधर -1 -2 -3 ऐसे लिख रहे थे, इधर +1 +2 +3, इसका मतलब इधर और इधर बराबर है 0, विचलन नहीं है। इधर देखो 0 -1 -2 -3 -4 +1 +2, माइनस के ज्यादा बचे या प्लस के? तो किस प्रकार का वक्र बनेगा? ऋणात्मक वक्र बनेगा। किस प्रकार का वक्र बनेगा? ऋणात्मक। उल्टा वहां पे देखो, वहां पे देखने में लगेगा कि ये इसका धनात्मक है, इसका ऋणात्मक है, लेकिन यहीं से आपको पकड़ में आना चाहिए। अभी मैं दोनों बढ़ा दूंगा। अब देखो यहां पर सर्वाधिक आवर्ती यहाँ 0, यहाँ -1 -2, इधर 1 2 3 4, इसमें क्या है? धनात्मक संख्या ज्यादा है, ऋणात्मक कम है, तो कौन सा वक्र बनेगा? इससे धनात्मक। हाँ, धनात्मक ज्यादा है, इसमें ऋणात्मक बनेगा क्योंकि ऋणात्मक। आप यहां से पकड़ लिया ना इस जगह से, तो आप स्थायी है। आप आगे इनका देखो, मैं वक्र भी बना देता हूं दोनों साथ साथ ताकि आपको समझ में आ जाए। इनका वक्र भी मैं बना देता हूं ताकि इस सारणी से किस प्रकार का वक्र, इससे किसका, इससे तो बना दिया सामान्य वक्र। क्योंकि अभी देखो देखना बाकी वक्र अपन पढ़ते हैं उसकी दिशा में ये उल्टे रहते हैं, तब वहां पे एग्जाम में जाके कंफ्यूज होते हैं। और आपका कॉन्सेप्ट यहां क्लियर है ना, तो इसका मतलब आप वो वक्र नहीं भूलोगे कभी। 0 10 20 30 40 50 और 60 और 70, यहाँ नीचे और बना देता हूं मैं साथ साथ। 0 10 20 30 40 50 60 और 70, आवर्ती
0, 2, 4, 6, 8 और 10। 0, 2, 4, 6, 8 और 10। अब देखो पहले अपन ये बनाते हैं ऋणात्मक। 0 से 10 के मध्य कितनी आवर्ती? 2। 10 से 20 के मध्य 4। 20 से 30 के मध्य 6। 30 से 40 के मध्य 8। 40 से 50 के मध्य 10। 50 से 60 के मध्य 6 और 60 से 70 के मध्य 4। ये किस प्रकार का वक्र बना? ऋणात्मक वक्र। अब इसका देखना, 0 से 10 के मध्य कितनी आवर्ती है? 4, 6, 10, 8, 6, 4, 2। ये किस प्रकार का है? धनात्मक। अब देखो यहां पर देखना, यहां बहुलक यहां आएगा, मतलब लगभग इधर, फिर आएगा माध्यिका और फिर आएगा माध्य। अपन ज्ञात करेंगे तब भी ऐसे ही आएगा, मैं अनुमान मतलब फिक्स नहीं, लेकिन इस प्रकार पहले आएगा बहुलक, सबसे कम आएगा बहुलक, फिर आएगा माध्यिका और फिर आएगा, इसमें इधर है देखो बहुलक, माध्यिका और माध्य। इसका मतलब देखो ये देखा था, इसमें यही है। तो अब देखो, सॉरी ये मैंने बनाने में थोड़ा सा ध्यान उल्टा कर दिया मैं यहाँ पे। हाँ यहाँ ये चिन्ह उल्टा लगा दिया था मैंने, चिन्ह उल्टा लगा दिया, ध्यान। ये इस प्रकार होगा। अब देखो यहाँ पर और क्या क्वेश्चन आएगा, यदि आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में है ना, तो ये कैसे बना हुआ और ये कैसे बना हुआ वो ध्यान में आपका। इसमें बहुलक सबसे ज्यादा है, फिर माध्यिका उससे कम है, फिर माध्य उससे कम। इस वक्र में सबसे ज्यादा समांतर माध्य है, फिर माध्यिका है, फिर बहुलक है। अब देखो कि शीर्ष की तरफ हमेशा कौन सा होता है? बहुलक। इधर शीर्ष आया तो बहुलक, इधर शीर्ष आया तो बहुलक, इधर इधर पूंछ थी तो माध्य, इधर पूंछ आई थी माध्य। तो वक्र विषमता वक्र जो ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, दोनों में ही पूंछ की तरफ कौन सा होता है? माध्य। शीर्ष की तरफ कौन सा होता है? बहुलक होता है। शीर्ष की तरफ कौन सा होता है? देखो शीर्ष इधर आया तो इधर बहुलक, शीर्ष इधर आया तो बहुलक इधर, ठीक है। अब मध्य में क्या है? माध्यिका है। मध्य में क्या है? माध्यिका है। मध्य में माध्यिका है और बहुलक शीर्ष की तरफ है। अब इसमें और क्वेश्चन क्या आ सकता है? ये कौन सा वक्र नाम दें इसको? ऋणात्मक। और इसको ऋणात्मक वक्र, ऋणात्मक, और इसको धनात्मक। अब देखो ऋणात्मक वक्र है, उसमें पूंछ बाईं ओर होती है और शीर्ष दाईं ओर होता है। ये भी पूछा था एग्जाम में। पूंछ किधर होती है? बाईं ओर। शीर्ष किधर होता है? दाईं ओर। धनात्मक वक्र में देखो शीर्ष बाईं ओर, पूंछ दाईं ओर। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। किस वक्र में किस ओर होता है? शीर्ष बाईं ओर होता है, पूंछ दाईं ओर होती है। किसमें? धनात्मक वक्र में। ऋणात्मक में पूंछ बाईं ओर होती है, शीर्ष दाईं ओर होता है, और माध्यिका हमेशा ही बीच में ही होगी। ठीक है, बाकी कल 4 बजे अपन क्लास लेंगे।